मानवर दीना भाना साहब, मानवर काशीराम साहब, इन सबके चरणों में मैं नमन करते हुए मंचासीन सभी मेरे साथी, आयोजक महोदय और सामने बैठे हुए सभी लोगों को मेरा नमन। जय भीम, नमो बुद्धाय। साथियों, एक तो प्रोग्राम, एक तरीका, एक सोच बुद्धिजीवी लोगों ने जो स्टार्ट किया वो ये किया है कि इस देश की जो सबसे बड़ी परेशानी है वो जाति है। जाति ही सबसे बड़ी परेशानी है। और जाति ही बनाई क्यों? जाति बनाई इसीलिए कि जिससे कि आपका शोषण हो सके। ये शोषण करने के लिए जाति बनाई है। तो जाति को हम पाल रहे हैं, ये बहुत बड़ी कमी हमारी है, मेरी, सबकी, क्योंकि हमको जानकारी की कमी है। इसके तहत हमारे समाज के कुछ लोगों ने ये निर्णय लिया है कि अब जाति को छोड़ो, जाति छोड़ के जमात बनाओ, वर्ग बनाओ, और तब कहीं कहीं आपका उद्धार हो सकता है। तो उद्धार कैसे होगा? उद्धार होगा तो केवल शिक्षा से हो सकता है। शिक्षा कौन सी शिक्षा? ऐसी शिक्षा जो जिंदगी बनाती हो, जो जिंदगी बनाती हो। ऐसी शिक्षा कि जिसने 5000 साल पुरानी जो व्यवस्था थी उनको ध्वस्त किया है। ऐसी व्यवस्था किसने बनाई? ऐसी व्यवस्था के लिए मैं किसी एक व्यक्ति का नाम नहीं ले सकता। इसमें बहुत पहले, 2500 वर्ष पहले तथागत गौतम बुद्ध ने मानव को एक समान मानते हुए काम किया था। और आज भी घर घर में एक शांति के प्रति पूरे विश्व में उनको नमन करते हैं। इसके बाद भी प्रयास होते रहे। मैं मूल बात पे आता हूँ। बात बहुत है, मैं बात दीना भाना साहब की आज जयंती है तो मेरे मुख्य बिंदु यही होंगे, बात यही होंगे। संविधान पहले से ही था, संविधान पहले से था। 1950 में लागू भी हो गया था, सब कुछ था, लेकिन लागू नहीं हुआ। लागू करने की कोशिश की, बाबा साहब ने बहुत कोशिश की, अपने जीवन भर करते रहे। उसके बाद भी कुछ लोगों ने कोशिश की, वो भी चलता रहा। उसके बाद में एक घटना हुई पुणे में घटना ये हुई। वैसे तो ये बहुत जिद्दी किस्म के आदमी थे। मानवर दीना भाना साहब जो थे आसान आदमी नहीं थे, बहुत गुस्सैल थे, बहुत जिद्दी इंसान थे। जिद और गुस्सा इस बात की थी कि ये बर्दाश्त नहीं करते थे। एक सम्मान स्वाभिमान के साथ जीने वाले इंसान, एक सम्मान स्वाभिमान के साथ जीने वाले इंसान, और उनकी कोई बेइज्जती करे और उनके कोई गलत कहे, उनको जात सूचक शब्द कहे तो उनको बुरे लगते थे। तो इसीलिए ये थोड़ी सी जिद कर ली कि अब जिस वजह से हमारा सम्मान स्वाभिमान जाता है हम इसको ही खत्म करेंगे। तो दीना भाना साहब कोई आसान इंसान नहीं थे। ये एक तरह के स्पार्क थे, एक चिंगारी थे। आज देश में जितनी भी आग लग रही है, आज देश में जितनी भी आग लग रही है, हम बोल पा रहे हैं, हम आयोजित हुए हैं। एक आयोजन जो हुआ है ये सब उन्हीं की देन है। और देन क्या है कि आज आपको मैं जानकारी के लिए बता रहा हूँ। आज से दीना भाना साहब से पहले देखो, आप मानवर काशीराम साहब से पहले की व्यवस्था को देखो, बाबा साहब से पहले की व्यवस्था को देखो। आज देश में ओबीसी समाज के जितने भी शासक बने हुए हैं, चाहे अखिलेश यादव हों या लालू प्रसाद यादव हों या बहन जी ने 4 बार राज्य किया, उन सबका मूल कारण, मूल वजह मालूम है कौन है? जिनको आज कोई जानता नहीं है, कोई नाम नहीं लेता, वो है मानवर दीना भाना साहब। यदि मानवर दीना भाना साहब नहीं होते, यदि मानवर दीना भाना साहब नहीं होते तो मानवर काशीराम साहब भी नहीं होते। मानवर काशीराम साहब को बनाने वाले, उनको शिक्षा देने वाले, उनमें आग लगाने वाले, उनको पढ़ाने वाले, उनका हृदय परिवर्तित करने वाले, उनके मस्तिष्क को परिवर्तित करवाने, इस व्यवस्था को स्थापित कराने वाले यदि कोई थे तो मानवर दीना भाना साहब। तो दीना भाना साहब एक छोटी मोटी हस्ती नहीं है, एक महान हस्ती है जो कारवां बाबा साहब के चले जाने के बाद 1956 के बाद जो रुक गया था, उस कारवां को आगे बढ़ाने का काम किया है तो मानवर दीना भाना साहब ने किया है। तो दीना भाना साहब के बारे में हम लोगों को जानना बहुत जरूरी है। और दीना भाना साहब, यदि उनकी फोटो नहीं पहुंची किसी घर में तो क्या हो गया? उनके विचार तो घर घर में पहुंच गए, उसके विचार तो पूरे देश में फैले हुए हैं। कौन दीना भाना साहब के एहसान के नीचे नहीं दबा हुआ? हर इंसान जो है दीना भाना साहब के इंसान के नीचे दबा हुआ है।
उन्होंने जो राजनीतिक परिवर्तन किया, वो राजनीतिक परिवर्तन आज पूरे देश में दिखाई दे रहा है। पहले केवल ब्राह्मणों की सत्ता होती थी, आज देखिए जितने भी ओबीसी समाज के लोग या ऐसी समाज के लोग आए हैं, तो वो सब दीना बहाना साहब की वजह से है। साथियों, मैं जातियों का थोड़ा सा इतिहास बताने की कोशिश करूंगा। इस देश में, हमारे देश को अभी थोड़ा सा कुछ एक आते को क्रैक है। यस, मैं कहता हूं कि मैं क्रैक हूं। क्रैक का मतलब जानते हो? क्रैक का मतलब यह है कि तोड़े हुए, उसको तोड़ दिया है। इस भारत वर्ष को क्रैक कर दिया, इसको फ्रैक्चर कर दिया, इसके टुकड़े टुकड़े कर दिए, और टुकड़े कर दिए 6743 जातियों में। जब 6743 जातियों में इनको क्रैक कर दिया, तोड़ दिया, जब इन्होंने तोड़ा तो हम टूट गए। आपको मैं एक चीज कहूं, आप यहाँ के सम्राट हैं, आप यहाँ के शासक हैं, ये देश आपका, ये व्यवस्था आपकी, ये सब आपका है। ये जो आए हैं ना बाहर के लोग, आज जो शासक बने हुए हैं, वो इनका देश नहीं है, ये बाहर के लोग हैं। ये लोग छल कपट, बेईमानी, झूठ, मक्कारी, अमानवीय जितने भी हो सकते हैं, ये सब करते हैं। और हमारे लोग सब सीधे साधे, भोले भाले, मेहनती, श्रमजीवी और मेहनती, जो कभी किसी से लड़ते झगड़ते नहीं, जो सबका सम्मान करते हैं और समानता की बात करते हैं, सबको इज्जत देते हैं, वो हमारी कौम के लोग हैं। लेकिन इन मनवादी लोगों ने, देश में दो ही व्यवस्था चल रही है, या तो संविधान या संविधान के विरोधी। हम संविधान को मानने वाले लोग हैं। संविधान के मानने वाले लोग का मतलब क्या है? जो मानवत साहब ने विचारधारा को आगे बढ़ाया, जो बाबा साहब ने विचारधारा को बनाया। साथियों, ज्यादा कुछ करने की जरूरत नहीं है। मार्ग बताया नहीं है बाबा साहब ने, मार्ग तो बना के दे दिया है, बस चलने भर की बात है, कौन सी चीज नहीं जोड़ी उसमें। तो मैं अब बात आता हूं कि इन जातियों को जोड़ने के लिए क्या काम करें। मैं एक ही शब्द लूंगा कि हमारे भारतीय संविधान के जो प्रीम्बल है, जो उद्देश्य का है, जो प्रस्तावना है, उसमें एक वर्ड दिया हुआ है, वो है भाईचारा, भ्रातृत्व। तो भ्रातृत्व एक ऐसा माध्यम है, भाईचारा एक ऐसा माध्यम है, इसके माध्यम से जब मैंने आप प्रदीप करोटिया साहब को अपना भाई बना दिया, तो एक से कम दो हुए, इन्होंने इनको बना दिया और बना दिया, तो भाईचारा बढ़ा, तो बहुत भाई हो गए। जब पूरा भाईचारा बढ़ जाएगा तो देश एक हो जाएगा, देश एक हो जाएगा तो वो सब व्यवस्थाएं लागू कर पाएंगे, आपको सब कुछ मिल जाएगा। आपको राजनीति मिलेगी, आपको अर्थ मिलेगा और आपको सब कुछ मिल जाएगा। साथियों, एक बात ध्यान रखो, ये देश इनके बाप का नहीं है, ये देश इनके बाप का नहीं है, देश हमारा भी है। लेकिन बंटवारे की बात आए, इसकी व्यवस्था की बात आए, तो आज देखिए पूरी इंडस्ट्रीज देश की किसके पास है? मात्र 3% लोगों के पास है, मात्र 3% लोगों के पास। हमें शर्म आती है, ये केवल 3% के पास, और हम क्या हैं? हमारे पास कुछ भी नहीं है। पूरी राजनीति किसके पास है? राजनीति उनके पास है। पूरी पोस्ट किसके पास है? केवल 7% पोस्ट ब्राह्मण के पास हैं, और उसमें क्वालिटी क्या है? क्वालिटी कुछ भी नहीं है। मैं आज थोड़ा सा एक बड़े समाज की बात कर दूं, बस 2 मिनट में बात करूंगा। लोग ये कहेंगे कि बहुत ज्यादा टाइम दे दिया, मैं माफी मांगूंगा आपसे। हाँ, मैं माफी मांगता हूँ टाइम को लेने के लिए। साथियों, कितना बड़ा भेद, वहां के करीब 54-55% लोग हैं ओबीसी, जिनको 340 के तहत उनको अलग से वर्गीकरण किया गया है। तो वर्गीकरण किया है सुविधा देने के लिए। आज इस देश को चलाने के लिए जो 89 लोग हैं, जो 89 लोग यहाँ की व्यवस्था बनाते हैं, कि नीतियां बनाते हैं, उनमें इनकी भागीदारी 0। मतलब पूरा ओबीसी, इस देश का 54-55% लोग हैं ना, उनको धिक्कार करते हुए, उनको साइड करते हुए, उनको नेग्लेक्ट करते हुए, उनको व्यवस्था में कहीं भी कोई जगह नहीं है। और सबसे बुरी बात यह कि मैं आपको थोड़ा सा जानकारी ये नहीं कह रहा हूं, मैं गर्व नहीं कर रहा, मैं शर्म मुझे आ रही है इस बात की। ये बात केवल जागरूकता की वजह, शिक्षा की कमी की वजह से है। ओबीसी सबसे ज्यादा पोस्ट है ना, तो यहाँ पर ब्राह्मण की है एज पर रिकॉर्ड। ये दूसरे नंबर पे आते हैं तो शेड्यूल कास्ट के लोग आते हैं, उनके पास बहुत पोस्ट हैं, और ओबीसी के पास कुछ भी नहीं है। वजह जागरूकता की कमी, शिक्षा की कमी। तो ये जब तक शिक्षित नहीं होंगे, अपने सम्मान स्वाभिमान को नहीं पहुंचेंगे, शिक्षा कैसी हो? शिक्षा हो भाईचारा बनाने की। और एक ही बात में बात खत्म करता हूं, भारतीय संविधान घर घर में होना चाहिए। इनकी वैल्यूज को पढ़ो,
इनकी वैल्यूज को पढ़ो। बाबा साहब क्या चाहते थे? यदि बाबा साहब के सपनों का भारत बन गया तो आप लोग जो है ना करोड़पति होंगे, करोड़पति होंगे, अरबपति होंगे, देश आपका होगा, लंबी लंबी गाड़ियों में चलोगे और बड़ी बड़ी व्यवस्था आपके पास होंगी। साथियों बस मैं यही कहूंगा, ज्यादा टाइम मैंने ले लिया।